हेलो 11th क्लास। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्स मॉडल और बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स हम करने वाले हैं। और बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट में बोर ने जो स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट पोस्टुलेट वो रदरफोर्ड के कंक्लूजन से ही था, जिसमें रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के सेंटर में एक हैवी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबली इसके अराउंड रिवॉल्व करते होंगे। ठीक है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। तो इसी पॉइंट को उन्होंने एज इट इज ले लिया अपने फर्स्ट पॉइंट में, बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट में, कि यस एटम की सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने उस बात को बताया जहां पे रदरफोर्ड का लिमिटेशन था। रदरफोर्ड का लिमिटेशन ये था कि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड को ये ऑब्जेक्शन किया था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है तो वो एक्सेलरेट होता है, और हमारी फिजिक्स में ये कहा जाता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, और अगर एनर्जी को एमिट करेगा तो वो इस तरह का स्पाइरल पाथवे फॉलो करता हुआ जो है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कहानी क्यों नहीं होती है, इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो बोर ने अपने मॉडल में इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं। एक तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की तरफ से लग रहा होता है जिसे हम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और बाहर की तरफ जब ये घूम रहा होता है तो बाहर की तरफ इसके ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। क्योंकि दोनों फोर्सेस ही इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं, इस वजह से ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरल पाथवे को फॉलो नहीं कर पाता। ये कहानी बिल्कुल उसी तरह से है कि जब आप बाइक चला रहे हैं और कोई टर्न आता है तो बाइक जब टर्न लेती है तो थोड़ा झुक जाती है लेकिन वो नीचे नहीं गिरती है। रीजन क्या है? उसके ऊपर इसी तरह के दो अपोजिंग फोर्स काम कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से टर्न लेते हुए घूम रहा है, तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा। यहाँ पे ये वाला जो स्पाइरल पाथवे है वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो रदरफोर्ड ने अपने सेकेंड पॉइंट में इस बात को कह दिया था। तो अब किसी ने कहा कि ठीक है ये आपने हमें सही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये सेटिस्फैक्ट्री है। अब ये बताओ कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, मतलब जिस दूरी पर घूमेगा वो उसका रेडियस होगा। ठीक है, यानी कौन से ऑर्बिट में घूमेगा। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि न्यूक्लियस के अराउंड तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, यहाँ भी जो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है इनमें भी बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सारे ऑर्बिट्स में नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो MVR है, MVR यानी एंगुलर मोमेंटम, उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का MVR h/2π नाम के कांस्टेंट के या तो इक्वल हो या उसका n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल हो। ठीक है, मतलब कि सपोज इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर घूम रहा है तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 1 है। अब सपोज यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू जो थी, इसकी n की वैल्यू 1.2 थी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घूमेगा। यहाँ पे 1.3 थी तो यहाँ नहीं घूमेगा। यहाँ पर आकर के n की वैल्यू 2 हो गई तो अगला इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऊपर गए तो n की वैल्यू सपोज 2.3 आई, फिर 2.5 आई, फिर 2.7 आई, फिर सपोज यहाँ पे 3 आई। तो जहाँ पे n की वैल्यू 3 आएगी इलेक्ट्रॉन वहां घूमेगा। मतलब ये जो बीच के ऑर्बिट जहां पर n की वैल्यू होल नंबर मल्टीपल इंटेग्रल नहीं आ रही है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, तो वो रीजन्स ऑर्बिट्स नहीं कहे जाएंगे। तो इन रीजन्स को अब आप यहाँ पे इस तरह से हटा सकते हैं। ठीक है, और अब यानी ये इलेक्ट्रॉन का पहला ऑर्बिट, फिर इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन का दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये कहा गया कि आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम MVR is equals to or n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल ऑफ द कांस्टेंट h/2π। ठीक है, तो यानी इस तरह से उन्होंने उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी डिसाइड कर दिया। तो एक बार यहां तक मैं समराइज करूं तो हमने बोर्स के पोस्टुलेट में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा
कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथवे फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पर दो अपोजिंग फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, एक इनवर्ट एक आउटवर्ड, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों काउंटर बैलेंस करते हैं, इसलिए वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। उसके बाद कौन से फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, तो आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उन्हीं में घूमेगा इलेक्ट्रॉन जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का mvr h/2π का n टाइम मल्टीपल इंटेग्रल हो, जहां पर n की जो वैल्यू है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन 0, 1.2, 1.3, 1.5 इस तरह की नहीं हो सकती है। और इन n को हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर शेल्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बताया। फिर इसके बाद में इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है, ठीक है, इसके बाहर और भी ऑर्बिट्स हैं, अभी ये खाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले अंदर भरते हैं, जब अंदर वाला ऑर्बिट भर जाता है ना फिर ऊपर जाते हैं। तो मैंने अभी हाइड्रोजन एटम का स्टेटस ड्रॉ किया है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो पहले ऑर्बिट में होगा, ऊपर के सारे ऑर्बिट्स खाली होते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा था। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में, उसका ऑर्बिट उसका घर होता है, तो अपने घर में जब वो घूम रहा होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है, मतलब ना तो ये एनर्जी लूज करेगा ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, कितनी है, जितनी इस ऑर्बिट की एनर्जी है। ये ऑर्बिट बेसिकली है क्या, ये वो रास्ता है, वो पाथवे है। जैसे हम रोड से चल के घर से मार्केट या कहीं और जा रहे होते हैं तो वो जो रोड है वो पाथवे है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो रोड है, जो पाथवे है, वो ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी वही उस ऑर्बिट की एनर्जी। तो क्योंकि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने ऑर्बिट में फिक्स होती है, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स हो गई, तो इस ऑर्बिट को कहा जाता है एनर्जी शेल। ठीक है, क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, इसको एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल या स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, ये सारे इसके नेम होते हैं। एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, इस तरह के कई सारे नेम्स हम इन शेल्स को दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हुए ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी एमिट करता है, उसकी एनर्जी प्रिजर्व होती है, कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, जंप कैसे करता है, तो इसके लिए अगर इस एटम को हीट किया जाए, ठीक है, तो जब हम हीट करते हैं तो वो जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, वो जो हीट एनर्जी है उसको ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, उस हीट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ज्यादा एनर्जी का हो जाएगा, बड़ा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव करके बोलेगा मैं तो अपने घर में बोर हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो कहीं और जाऊंगा। ये जंप करके किसी ऊपर हायर ऑर्बिट में चला जाता है। जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो किसी ऑर्बिट की एनर्जी होती है उसमें वो ऊपर जंप कर जाता है। ऊपर जाकर के उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसे अनस्टेबिलिटी फील होती है, अपने घर में उसे ज्यादा स्टेबिलिटी फील हो रही होती है, तो मतलब हाई एनर्जी की चीजों में अनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऊपर हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है तो वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो ऊपर जाएगा, जाके फिर वो जंप बैक होगा, वो वापस अपने ही घर में लौटेगा। तो जब वो अपने घर में लौटता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी को वो क्या करता है, एमिट भी कर देता है। लेकिन ये जो एमिटेड एनर्जी होती है ये हमेशा लाइट एनर्जी होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बट जब इलेक्ट्रॉन जंप बैक होता है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा लाइट एनर्जी होगी। और लाइट एनर्जी का मतलब, लाइट एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, h न्यू होती है। फोटॉन मतलब लाइट एनर्जी का मतलब फोटॉन हो गया। ठीक है, तो फोटॉन, और फोटॉन का मतलब कलर भी हो गया, वेवलेंथ हो गया, किसी कलर की वेवलेंथ को वो एमिट करेगा, जिसके एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू होगी। तो अब देखो उसका जो ओरिजिनल हाउस था, ओरिजिनल ऑर्बिट था, उसकी एनर्जी सपोज थी E1 जिस भी हायर ऑर्बिट में वो गया उसकी एनर्जी हम मानते हैं E2।
ठीक है, तो ये बताओ कि उस लाइट के फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। तो आप कहेंगे मैम इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, मतलब कि E2 हायर एनर्जी माइनस E1, ठीक है, दोनों की एनर्जी को हम क्या बोल दें, डेल्टा E बोल दें। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है किसकी इक्वल होगा, उस फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है या hc बाय लैम्डा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ठीक है, इस एनर्जी का फोटोन एमिट होता है। तो इस तरह से एटम से जो लाइट एनर्जी है या फोटोन का जो रिलीज है वो बोर मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है, जिसको अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बोर्स मॉडल से नंबर ऑफ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो उसमें से मैंने 3 पैरामीटर्स पहले लिखे हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला बोर्स मॉडल में दिया गया है। कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है उस वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। और इसी तरीके से कितनी एनर्जी पे घूम रहा है या कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है या कितनी एनर्जी का ऑर्बिट है, किसी भी भाषा में आप बोल सकते हैं, वो कितनी है। तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। इस पे इसको आप ऐसे याद रखिए। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैं वेलोसिटी से स्टार्ट करती हूँ, VZN, तो ये बन जाएगा विजन। इसका अगर मैं शॉर्टकट लूँ तो आप याद करने के लिए कैसे रखेंगे, इसको ऐसे रीड करें तो विजन, VZN, विजन बन रहा है। तो विजन से आप इसको याद कर लीजिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय N, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, ये वाला कॉन्स्टेंट आ जाता है 2.188 इंटू 10 की पावर 8, लास्ट का नंबर 8 है, ऊपर पावर 8 है, ठीक है। Z बाय N सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम Z की वैल्यू को 1 रख दें और N की वैल्यू को 1 रख दें, तो क्या मैं बोल दूँ ये जो वेलोसिटी है Z1 और N1 किसके लिए होता है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक ही तो ऑर्बिट होता है, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर Z कितना होता है, 1 होता है। तो यानी ये कहानी हाइड्रोजन एटम की है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी। तो अब मैं इस वैल्यू को वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को वेलोसिटी इन हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं, इनटू Z बाय N और V, ठीक है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सम टाइम हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी गई होती है और किसी नए एटम में पूछी जाती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो Z बाय N विजन में जो Z बाय N सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर एनर्जी में माइनस की फॉर्म में होता है। ये मैं आपको ट्रिक इसलिए बता रही हूँ कि जब आप मेमोराइज करते हैं तो Z और N का जो ओरिएंटेशन है उसमें अक्सर गलतियां होती हैं, ठीक है, तो वो गलती ना हो इसलिए ये मैंने आपको ट्रिक दी है। तो सेम ऑर्डर है Z बाय N, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में है, माइनस का साइन माइनस ही रखना है, इसको प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो माइनस 2.188 10 की पावर माइनस का 18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल पर एटम की इसकी वैल्यू हो गई। और सेम अगर यहाँ पर भी Z1 और N1 रख दो, ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन एटम की कहानी, तो इतनी एनर्जी किसके लिए काउंट होगी, हाइड्रोजन एटम के लिए काउंट होगी। तो इस एनर्जी की मैग्नीट्यूड को मैं एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम भी लिख सकती हूँ, EH इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ये जो पॉइंट के बाद 18 है वो -18 में है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 188 लास्ट नंबर 8 है वो उसकी पावर में है। इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे माइनस का साइन है और इधर आ जाइए रेडियस, इनका रिवर्स ऑर्डर, लेकिन इस मैनर में N स्क्वायर बाय Z, आप इस तरह से R का सीक्वेंस याद कर सकते हैं। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय Z। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, 0.529 का कांस्टेंट आ गया, N स्क्वायर बाय Z आर्मस्ट्रॉन्ग में इसकी वैल्यू है, यूनिट है। और N और Z अगेन अगर आप 1 रखते हैं, यानी कि ये कहानी हाइड्रोजन एटम की है, तो अब इतना जो मैग्नीट्यूड है वो किसके लिए काउंट होगा, रेडियस इन हाइड्रोजन एटम इंटू N स्क्वायर बाय Z, ये रेडियस हो गया। यहाँ पर N क्या है, इन तीनों फॉर्मूला में N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ठीक है, एंड सो ऑन। कार्बन का आप जानते हैं 6 है, इस तरह से। तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कहानी आती है एक पॉइंट की, ये एनर्जी की वैल्यू में जो माइनस का साइन है ये क्यों है, ठीक है, तो इस पर आते हैं। अच्छा, तो अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि ये एटम है, ठीक है, एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं जो अभी खाली पड़े हैं, और ये सेंटर में न्यूक्लियस है प्लस चार्ज,
ठीक है, प्लस चार्ज क्या होता है, बाहर से किसी भी आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ एटम से कहीं दूर, बहुत डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये कोई इलेक्ट्रॉन रहता था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री था, अकेला था। ये इलेक्ट्रॉन कैसा था, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन था। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला। इसके आसपास ना तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ना ही कोई प्लस चार्ज था, यानी इसके अराउंड ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था प्लस चार्ज का, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन था, कोई झगड़ा, कोई रिपल्शन था दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। यानी ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री स्टेट में था। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। रिपल्शन, अगर कोई माइनस चार्ज का आयन है तो रिपल्शन होगा ना अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन था, ये टोटली फ्री स्टेट में था, ये बिल्कुल अकेला था, तो इस तरीके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो जीरो मानी जाती है। ठीक है, यानी जब एटम से बाहर कहीं दूर अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी कितनी मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। अब इस तरीके इमेजिन किया गया कि ये एटम कैसे बना होगा, कहीं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन एटम की तरफ धीरे धीरे चलता आया होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज किसी एटम की तरफ आने लगा चलता हुआ, ठीक है, और आता आता वो इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रीजन में आ गया, यानी वो इस ऑर्बिट में आया। फिर इस ऑर्बिट में आते ही ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंध गया। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन फ्री था तो उसकी एनर्जी जीरो थी। जब अट्रैक्शन फोर्स आता है तो एनर्जी कम हो जाती है ना। जब किसी सिस्टम पे रिपल्शन फोर्स होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, जब अट्रैक्शन फोर्स आता है तो एनर्जी कम हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट से इसकी बाउंडेड स्टेट में आने लगा, बाउंडेड यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के एरिया में आने लगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर जब धीरे धीरे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगा तो उसकी एनर्जी कम होने लगी। और ये बताओ, जीरो से कम एनर्जी क्या होगी, माइनस में होगी। तो यानी अगर फ्री स्टेट में एनर्जी जीरो थी तो एटम के में न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आते ही एनर्जी माइनस होने लगी। अब ये तो हायर ऑर्बिट था, इलेक्ट्रॉन और नीचे ऑर्बिट में आया तो एनर्जी और कम हुई, फिर और नीचे में आया तो और कम हुई, और सबसे नीचे में यानी पहले नंबर के ऑर्बिट में आकर जब इलेक्ट्रॉन सेटल हुआ तो उसकी एनर्जी लीस्ट हो गई। यही वजह है कि हम हायर ऑर्बिट की एनर्जी को हायर एनर्जी कहते हैं, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को लोअर एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी कम होती गई लेकिन रही तो माइनस ही। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में बाउंडेड फॉर्म में होगा, एटम के अंदर रहेगा, तो उसकी एनर्जी हमेशा माइनस ही काउंट होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाए तब एनर्जी जीरो बनती है, तो जीरो से कम एनर्जी माइनस में होती है। यही वजह है कि एनर्जी के जो भी आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, चाहे वो जूल पर एटम वाली यूनिट में हो, वो इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम वाली यूनिट में हो, ठीक है, जिससे -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट हम लिखते हैं, इन सब में एनर्जी का जो डाटा है वो माइनस साइन के साथ दिया होता है। उसका रीजन कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, इसलिए उसकी एनर्जी नेगेटिव है। चलिए अगली बात जो इन्होंने बताई वो है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको शॉर्ट में IE लिखते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, आप अभी थर्ड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, इसे आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे टर्म आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है और दोनों की इनिशियल ले लिए IE। ठीक है, अच्छा, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि मेटल को आयनाइज कर दिया। आयनाइज का मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, जैसे सोडियम आयनाइज हुआ तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन हटा तो Na+ आया, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इज आयनाइजेशन। मुझे आयनाइजेशन की एनर्जी फाइंड करनी है, यानी क्या मैं बोल दूं मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे देखते हैं, बोर्स का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ड्रॉ किया है। मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, उसके अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट मैंने बना दिए, लेकिन मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रॉन तो खाली एक ही ऑर्बिट के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और वो अपने पहले ऑर्बिट में घूम रहा था। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन जीरो फ्री स्टेट में था तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, अभी अभी हमने पढ़ा, जीरो थी। तो जब वो फ्री स्टेट से इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बैठा होगा और हाइड्रोजन एटम बनाया होगा, तो क्या मैं बोल दूं, ये जो हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो, हाइड्रोजन एटम के इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो, तो आप बोलेंगे कि मैम एनर्जी का ये फॉर्मूला है -2.180 10⁻⁻18 Z² अपॉन n²। आप हाइड्रोजन के पैरामीटर्स लिख दीजिए।
हाइड्रोजन का n भी 1 होता है, Z भी 1 होता है, यानी है ना। तो अगर आप n और 1 रखेंगे तो यही मैग्नीट्यूड आ जाएगा जूल पर एटम में। ये एनर्जी हाइड्रोजन की एनर्जी है। कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम बनने के लिए जब इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट से 0 एनर्जी से यहां तक आया होगा तो इतनी एनर्जी कम हो गई है ना। एनर्जी 0 से कम होके कितनी रह गई, -2.188 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम रह गई। जो कभी 0 होती थी वो इतनी रह गई, यानी एनर्जी इतनी कम हो गई। अब मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है। आयोनाइज करना है मतलब वापस 0 पर ले जाना है। इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है यानी वापस 0 पर ले जाना है। कैसे ले जाए, तो आप कहेंगे कि मैम ये जो प्लस चार्ज है ना, इसने पकड़ रखा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कितनी एनर्जी से, इतनी एनर्जी से पकड़ रखा है। तो अगर इस प्लस चार्ज की एनर्जी को किसी तरह से तोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर एटम से बाहर चला जाएगा। कितनी एनर्जी से पकड़ रखा है, इतनी एनर्जी से। तो हमें कुछ एनर्जी एटम को, इस बॉन्ड को, इस अट्रैक्शन को तोड़ने में देनी पड़ेगी। वो एनर्जी इतनी होगी, कितनी होगी, 2.188 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। इतनी एनर्जी होगी जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ फंसा हुआ है, उतनी एनर्जी न्यूक्लियस को पे कर दें तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वापस से फ्री होकर एनर्जी 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो भाई जब हम न्यूक्लियस को पे करेंगे तो क्या माइनस में पे करेंगे? हम बोलेंगे न्यूक्लियस को हम कितनी एनर्जी दे दें, इस एटम को कितनी एनर्जी दे दें कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का रिलेशन टूट जाए। तो आप बोलेंगे मैम इतनी एनर्जी दे दीजिए, लेकिन माइनस का साइन का क्या करें, माइनस का साइन हटा दो। तो ये जो एनर्जी है, अगर मैं इसको -E लिख दूं तो क्या मैं बोल दूं यही IE बन गई। ठीक है, मतलब मैंने कितनी एनर्जी, मैंने इस मैग्नीट्यूड की एनर्जी को पे किया। माइनस का साइन तो इसमें नहीं होगा ना, है ना। तो यानी IE का क्या वैल्यू होता है, जो एनर्जी आपने यहां से निकाली माइनस के साइन में, उसका माइनस का साइन हटा दो तो वही IE बन जाता है। ठीक है, यानी आप क्या लिख देंगे, -2.188 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, इतनी एनर्जी अगर हम दे दें तो ये हमारे पास बन जाएगी IE ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख के बताओ, ये मेरी बात समझ में आई, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि कितना 2.188 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। शॉर्टकट में मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो आप उसकी एनर्जी ही निकालना, लेकिन उसके साइन को उल्टा कर देना। ठीक है, उसकी एनर्जी ही निकालना, इसी फॉर्मूला से एनर्जी निकाल लीजिए और उसके मैग्नीट्यूड को अगर आप जो भी वैल्यू आई है उसको साइन को उल्टा कर दे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वही IE बन जाती है। यानी इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, -2.188 इंटू 10⁻18 इंटू Z² अपॉन n² जूल्स पर एटम। ठीक है, यही IE है। ठीक है, तो IE सिंपली क्या है, IE माइनस ऑफ दिस एनर्जी है, यानी IE की वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड के साथ बस पॉजिटिव होती है। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी इट इज सप्लाइड टू द एटम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन अप टू द इंफिनिटी। एटम की बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री बन जाना चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड यानी कि डेल्टा E। इसके पहले एक बार प्रीवियस पार्ट को मैं समराइज कर दूं। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमने कितने फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है, हमने पढ़े हैं रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी और IE, यानी 4 फॉर्मूला हो गए। 5वां फॉर्मूला जो बोर्ड मॉडल में दिया जाता है जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वो है एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। जब भी कहीं किसी क्वेश्चन में रिलीज्ड वर्ड या एब्जॉर्ब्ड वर्ड लिखा है, इसका मतलब वो अकेला E नहीं है, वो एनर्जी का डिफरेंस है, उसका सिंबल हमेशा डेल्टा E आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एटम था और एटम में ये इलेक्ट्रॉन था। इस एटम को जब गर्म किया गया, हीट किया गया, ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली, वो ऊपर जंप हुआ। ठीक है, तो नीचे वाला ऑर्बिट की एनर्जी, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को E1 माना, ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी को E2 माना। फिर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके अनस्टेबिलिटी फील करेगा, वो फिर से जंप बैक होगा, वो रिवर्ट होगा, तो रिवर्ट होने में E2 से E1 पे वापस नीचे आएगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज की, तो इन्होंने डेल्टा E यहाँ पे मेंशन किया कि डेल्टा E की एनर्जी रिलीज की। और डेल्टा E क्या होगा, हायर ऑर्बिट की एनर्जी E2 माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है। अब E का फॉर्मूला रख दो, तो E2 की जगह मैंने यहाँ पे ये रख दिया, E का फॉर्मूला क्या होता था,
2.188 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता था। यहाँ पे एन, जो लोअर ऑर्बिट है ना बच्चों उसको n1 बोल दीजिए और जो हायर ऑर्बिट है उसको n2 बोल दीजिए। ठीक है, लोअर ऑर्बिट को हमेशा n1 बोलिए, छोटे को छोटा वाला नंबर, हायर ऑर्बिट को बड़ा वाला नंबर यानी कि 2n2 आप बोल दीजिए। तो इस फॉर्मूला में बस मैंने एक चेंज किया, जो n होता था उसको मैंने n2 लिख दिया, E2 को बिलोंग कर रहा है। फिर माइनस, उसके बाद E1 के लिए सेम फॉर्मूला लिख दो, E1 के लिए सेम फॉर्मूला लिखा इंटू जेड स्क्वायर अपॉन बस n1 स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर z कॉमन रहा दोनों में, ये मैग्नीट्यूड भी कॉमन रहा। तो मैंने क्या किया, दोनों में से मैंने कॉमन चीज़ों को यहाँ पे कॉमनली लिख लिया। अब क्या रह गया, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने रीअरेंज करके प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन ये बन गया 2.188 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। डेल्टा ई की वैल्यू आएगी जो हमेशा जूल पर एटम के अंदर होगी। ठीक है, यहाँ पर n1 क्या है, n1 हमेशा लोअर ऑर्बिट होगा, n2 हमेशा छोटा ऑर्बिट होगा। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक क्वेश्चन में ये दिया गया कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से 8th ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट से 8th ऑर्बिट पे जंप किया, तो नीचे से ऊपर जा रहा है। एक मिनट में इसको यहाँ पे बना देती हूँ, या चलो यहाँ पे ले लेते हैं। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे यहाँ पे 6 आ जाएगा। मैं भी यहाँ पे 6 नंबर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। सपोज मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से 6 पर गया, ठीक है, इन डाटा के अकॉर्डिंग ऊपर गया, तो बताओ छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। ऊपर जाने में छोटा नंबर 2 है, तो छोटे नंबर को n1 यानी n1 की वैल्यू 2। और कहाँ गया, बड़ा नंबर कौन है, 6 पर गया तो n2 की वैल्यू 2। यानी नीचे से ऊपर जाने में आपने छोटे नंबर को हमेशा n1 दिया, बड़े नंबर को n2 दिया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जंप किया। तो अब अगेन यहां पर ये परेशान नहीं होना है कि मैम प्रीवियस क्वेश्चन में तो नीचे से ऊपर गया था, दूसरे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या n1 n2 उल्टा होगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन क्वेश्चन में चाहे नीचे से ऊपर हो रहा हो या ऊपर से नीचे हो रहा हो, जो भी ऑर्बिट का छोटा नंबर है उसे हमेशा n1 लिखिए, जो भी ऑर्बिट का बड़ा नंबर है उसे n2 लिखिए। जैसे जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे 6 से 3rd ऑर्बिट में कूद रहा है, 6 बड़ा नंबर है तो उसे बड़े नंबर वाला सिंबल यानी n2 दे दीजिए, 3 छोटा नंबर है इसे 3 को छोटे नंबर वाला सिंबल यानी n1 दे दीजिए। और चाहे वो सेकंड से 6 में जा रहा था तो भी छोटे नंबर n2 को n1 ही, मतलब 2 नंबर को n1 मिलेगा और 6 को n2 मिलेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसका इक्वेशन बन गया। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट, तो यानी ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी निकालनी है। लेकिन आपसे पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 2nd to 5th ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, या तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, तो जंपिंग के दौरान एनर्जी डेल्टा ई लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल हमने इसके अभी तक 5 फॉर्मूलाज देख लिए हैं। अब इसमें एक और फॉर्मूला आ जाता है 6 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज v अपॉन 2 पाई r। v फॉर वेलोसिटी है, r फॉर रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही लग जाएगा, रेडियस का भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n से जो आपने निकाला था। ठीक है, और इस तरह से हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को फाइंड कर लेंगे। ओके 11th क्लास, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहली बात, स्पेक्ट्रम का क्या मीनिंग होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेनबो, बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, आम भाषा में हम इसे रेनबो कह सकते हैं या बैंड ऑफ कलर्स कह सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में आप उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऐसा है कि स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या मीनिंग है, पहले इस पर हम आते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम लिया गया। ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम में ये एक इकलौता इलेक्ट्रॉन था। जब हमने एटम को गर्म किया था तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर के अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होकर के जब ये जंप बैक होगा, ठीक है, इसका टारगेट है फिर से अपने ओरिजिनल घर, अपने पहले ऑर्बिट में लौटना। तो जब ये पहले ऑर्बिट में लौटेगा तो क्वेश्चन ये आया कि क्या वो सीधे जंप हो जाएगा, या तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी देखी गई कि एक पॉसिबिलिटी है कि वो सीधा ही जंप हो जाए, सीधे ही पहले ऑर्बिट में पहुंच जाए। लेकिन दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन पहले सेकंड ऑर्बिट में आए, उसके बाद में सेकंड से फर्स्ट में जंप हो। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पहले वो थर्ड में आए, फिर थर्ड से पहले सेकंड में जाएगा, फिर फर्स्ट में जाएगा।
या ये भी हो सकता है कि थर्ड में जंप करने के बाद सीधे ही थर्ड से फर्स्ट में जंप कर ले। कहने का मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इसकी सारी टोटल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जब वो फिर से लौट रहा होता है। ठीक है ना, ये कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे अपने आप क्लासरूम के अंदर जो डिफरेंट बेंचेस की रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ठीक है, आप फोर्थ रो में हैं और आप जस्ट गेम खेल रहे हैं कि आपको फर्स्ट रो में आना है। आप कैसे कैसे आएंगे? पहले आपने सोचा फोर्थ से सीधे फर्स्ट में आ जाए, फिर आपने सोचा नहीं फोर्थ से पहले थर्ड में आऊंगा, फिर थर्ड से फर्स्ट में आऊंगा, फिर आपने सोचा कि नहीं फोर्थ से थर्ड में आऊंगा, फिर थर्ड से टू में, फिर वन में। इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यही जो लौटने की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हैं अच्छा एक और बात, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है, ठीक है, लौट रहा होता है, तो वो एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करता है? वो एनर्जी को लाइट की फॉर्म में। तो हर जंप पर लाइट रिलीज होगी, डेल्टा ई उसकी एनर्जी होगी, लाइट फोटोन की एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो जब एक और बात कि जब ये लौट रहा है तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि मैम हाइड्रोजन में तो एक ही एटम है, हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक बार में कितनी तरह से लौट सकता है? तो ऐसा है कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब या इस तरह के सेटअप लेते हैं तो जो सैंपल भरते हैं उसमें तो कई हजार लाख एटम्स होते हैं। ठीक है, तो उन हजारों लाखों एटम में से कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन सीधा जंप कर जाता है, कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन पहले सिक्स्थ से फिफ्थ में, फोर्थ में, अलग अलग तरह से हर एटम में अलग अलग तरह से ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो जब उस सैंपल की जो लाइट रिलीज हुई उसको चेक किया जाएगा तो उस लाइट में हर ट्रांजिशन के कलर का फोटोन होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आने वाले हर ट्रांजिशन पर एक फोटोन निकलता है। ठीक है, जब वो फिफ्थ से फोर्थ में आया तब एक अलग एनर्जी का फोटोन निकला, जब वो फिफ्थ से थर्ड में आता है तो अलग एनर्जी मतलब अलग कलर का फोटोन। तो इस तरह से जब उस पूरे सैंपल का स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो उसमें लगभग सारी पॉसिबिलिटीज के जो फोटॉन्स हैं, जंप के जो फोटॉन्स हैं, उनकी लाइंस मिलती है। इसलिए उस सैंपल से क्योंकि सारे कलर मिलते हैं तो उसके कलर ऑफ बैंड को हम क्या कहने लगते हैं? स्पेक्ट्रम कहने लगते हैं। ठीक है ना, तो अब उतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे कलर की बैंड्स इसके अंदर है। ठीक है, इन्हें स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। इन्हीं जंप को, जो ये हमने लाइंस बनाई है, उन्हीं कलर ऑफ बैंड को स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। हर पर्टिकुलर कलर को एक स्पेक्ट्रल लाइन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पर किस कलर का फोटोन निकला? ठीक है, फिफ्थ से फोर्थ में आया तो कौन से कलर का फोटोन निकला? कलर की जगह हम बोल सकते हैं कौन से वेवलेंथ का फोटोन निकला, तो हम उस फोटोन का लैम्डा यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये एक इक्वेशन है जिसे रिडबर्ग्स इक्वेशन कहते हैं। ये कैसे आई बच्चों? देखो, डेल्टा ई यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे E2 से E1 में जंप करता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो डिराइव किया ही था अभी। ठीक है, 2.188 10⁻18 Z² 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पे डेल्टा ई में मैंने एक चेंज कर दिया, डेल्टा ई का भी फर्दर फॉर्मुलेशन कर दिया, hc/λ लिख दिया। ठीक है, अब इस hc/λ में hc तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं नीचे ले जाती हूँ और ये वाले कांस्टेंट से डिवाइड कर देती हूँ। तो ये जो पूरा टर्म बना, ठीक है, ये जो पूरे कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया RH का मतलब रिडबर्ग्स कांस्टेंट Z² एज इट इज रहा, 1/n1² - 1/n2² यहाँ पर एज इट इज रहा। ठीक है, क्योंकि hc को हम इधर ले गए तो यहाँ क्या बचा? 1/λ बचा। 1/λ को आप बार न्यू यानी वेव नंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन डिराइव हुई दैट इज रिडबर्ग्स इक्वेशन, और यहाँ पर जो RH आता है उसे कहा जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और ये जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक और बात, जब ये मेजरमेंट किया जाता है तो जो लास्ट की 3 डिजिट है वो अक्सर वेरी कर जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली जो माइनर एरर्स आते हैं उनकी वजह से। तो अलग अलग बुक्स में ये लास्ट के 3 डाटा जो होते हैं वो बदले हुए होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 डाटा तो सेम ही होते हैं। मैंने 6, 7, 8 वाला डाटा इसलिए लिया कि ये याद करना आप लोगों को आसान होता है। ठीक है, तो 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो मैंने अपने बोर्ड का इतना पार्ट अभी आपको बता दिया। कहां से? कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो डेल्टा ई यानी एक फोटोन रिलीज होता है। ठीक है, लाइट रिलीज होती है जिसको हम E2 - E1 लिखते हैं। ठीक है बच्चों,
अब जो मैंने बात की थी कि एक सैंपल में, हाइड्रोजन के सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं, कई लाख एटम्स हैं, कुछ एटम में ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, कुछ में कैसा हो रहा है, बहुत सारे कलर के बैंड निकल रहे हैं, उसको रीड कैसे करें। तो उस कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम को रीड करने का एक तरीका सोचा गया। उन्होंने क्या सोचा कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में पहले जंप कर रहा है, किसी के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में डायरेक्ट कर दिया, किसी में थर्ड ऑर्बिट में किया। तो हम क्या करते हैं, उस स्पेक्ट्रम को रीड करने का एक क्राइटेरिया बनाते हैं। हम जो नीचे वाला ऑर्बिट है जिसपे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट N1 फर्स्ट ऑर्बिट को फिक्स करती हूँ। तो फर्स्ट ऑर्बिट पर टोटल कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो ये कहा गया फर्स्ट ऑर्बिट पर पहले यहाँ से ट्रांजिशन, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता होता एक इन्फिनिटी से भी ट्रांजिशन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट तक ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं। इस सारे पॉसिबल ट्रांजिशन की जो बैंड होगी उसको लाइमन सीरीज कहा जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड ऑर्बिट को फ्रीज किया कि सेकंड ऑर्बिट पर टोटल पॉसिबल कितने ट्रांजिशन हो सकते होंगे इन्फिनिटी से, फिर उसके बाद इस तरह से सेकंड ऑर्बिट जब फ्रीज्ड है तो उस तरह की जो ट्रांजिशन का बैंड बनेगा, कलर का बैंड बनेगा, उसे बामर सीरीज कहा जाए, ठीक है। जब लोअर ऑर्बिट 3 को फिक्स किया गया और 3 को फिक्स करके हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशंस को चेक किए गए तो सारा जो बैंड ऑफ कलर्स बना उसे पाशन सीरीज कहा गया, ऐसे ब्रैकेट सीरीज एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने सीरीज लिखी है लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्रे। यहाँ पे पी फंड नहीं है, पी यहाँ पे साइलेंट है, तो इट्स फंड एंड हम्फ्रे। इन सब में देखिए लाइमन में कौन सा फिक्स लेवल N1 कितना है, N1 यानी छोटा नंबर, ठीक है, फर्स्ट है, यानी लाइमन में फर्स्ट वाले लेवल को फ्रीज कर दिया गया। बामर का फिक्स लेवल कौन सा रखा गया, 2। पाशन का थर्ड लेवल, यानी कि जब थर्ड ऑर्बिट पर ट्रांजिशन होगा ऊपर से तो उसे पाशन सीरीज कहा जाए। हर ट्रांजिशन जो 4 नंबर तक हो रहा है उसे ब्रैकेट सीरीज कहा जाए। ऐसे ही फंड और हम्फ्रे सीरीज कहा जाए। N2 इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब N1 पर 2 से भी जंप हो सकता है, 3 से भी जंप हो सकता है, 4 से भी जंप हो सकता है और इन्फिनिटी से भी जंप हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये सीरीज हो गई। अब हर सीरीज के अपने जो वेवलेंथ है हम रिडबर्ग्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने नोट्स में आपको और लिख के दिया है, ये आपको बना के दिया है, ये डायग्राम भी मैंने नोट्स में अवेलेबल करवा रखा है, तो आप उसे और प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं। इसी में ही रिडबर्ग्स इक्वेशन में जो कोई भी एक बैंड है, जैसे लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पाशन सीरीज है, तो मैंने कोई भी एक सीरीज ले ली है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर लाइमन सीरीज है तो ये वाली वैल्यू 1 होगी, अगर मैंने बामर सीरीज ली है तो ये वाली वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन। तो किसी भी एक सीरीज में जो सबसे छोटी लाइन होता है, जो सबसे छोटा ट्रांजिशन होता है, वो लाइन, क्योंकि सबसे छोटा ट्रांजिशन है, मिनिमम एनर्जी की लाइन है, तो इसको आप लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी कहते हैं। यही फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज होती है, ठीक है। जो सबसे छोटी सीरीज होती है वो क्या होती है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज होती है। और ये क्योंकि मिनिमम एनर्जी की सीरीज है तो इसे लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी कहते हैं। अब आपने प्लैंक्स इक्वेशन पढ़िए, E = hc by लैम्डा, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है, लैम्डा मिनिमम है, इनवर्स रिलेटेड है ना, तो इसे आप लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ भी कह सकते हैं। किसको, फर्स्ट लाइन को, है ना। अच्छा, ऐसे जो लास्ट लाइन आती है जो इन्फिनिटी से बेस लाइन तक आ रही है, ये देखो इन्फिनिटी से लाइन का गैप बड़ा है, यानी ये लार्ज एनर्जी रेंज को कवर करती है। तो पहली बात, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है इसलिए इसे लास्ट लाइन कहना है, ठीक है, यानी लाइन ऑफ मैक्सिमम, ई मैक्सिमम एनर्जी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आगे सीरीज खत्म हो रही है इसलिए इस लाइन को सीरीज लिमिट भी कहते हैं। ये सारी टर्म्स मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि जब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे अच्छा सीरीज लिमिट मतलब हायर वैल्यू N2 तो हमेशा इन्फिनिटी होगी। लाइमन सीरीज है मतलब कि इन्फिनिटी से 1 पे जंप कर रहा है। मैंने बोला कि बामर सीरीज की सीरीज लिमिट क्या है, तो आप बोलेंगे लाइमन बामर, बामर यानी कि बेस लाइन 2 है, तो जब इन्फिनिटी से बेस लाइन 2 पर जंप होगा तो वो बामर सीरीज की सीरीज लिमिट होगी। मैंने कहा पाशन सीरीज की सीरीज लिमिट बताइए, तो आप बोलेंगे लाइमन बामर पाशन, पाशन यानी 3 नंबर बेस लाइन है, तो जब बेस लाइन 3 है तो इन्फिनिटी से जब 3 पर जंप होगा तब वो जो सीरीज है वो सीरीज लिमिट ऑफ पाशन सीरीज कही जाएगी, है ना। या मैंने आपको बोला फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आप बोलेंगे अच्छा लाइमन सीरीज है तो यानी बेस लाइन तो 1 है। अब फर्स्ट लाइन यानी सबसे छोटी लाइन, तो अगर बेस लाइन 1 है तो फर्स्ट लाइन 2 से आएगी, जब 2 से 1 पे ट्रांजिशन है तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है। मैंने आपको कहा कि नहीं मुझे तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन बताओ, तो आप बोलेंगे कि अच्छा बामर सीरीज के में तो बेस लाइन 2 होती है, तो फर्स्ट लाइन 3 से 2 में बनेगी, ठीक है, यानी ये छोटा वैल्यू N1 बड़ा वैल्यू N2 कहा जाएगा। तो जब 3 से 2 पे जंप होगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज हो जाएगी। मैंने कहा कि नहीं आप तो
पार्शियन सीरीज की फर्स्ट लाइन बनाओ, तो आप बोलेंगे अच्छा पार्शियन सीरीज यानी उसकी बेस लाइन तो बेसिक बेस लेवल तो 3 होना चाहिए, तो यानी पहला ट्रांजिशन कहां से होगा 4 to 3 पे जंप होगा, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज हो गई एंड सो ऑन। तो कोई भी सीरीज के बैंड में सबसे छोटी लाइन फर्स्ट लाइन, सबसे बड़ी लाइन जो होती है वो लास्ट लाइन होती है। इसी तरह से कुछ और 3 टर्म्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है, बोर का सारा एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन के बारे में है। तो जो हाइड्रोजन में पहला ऑर्बिट होता है जब n = 1 होता है तो फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड ऑर्बिट होता है जिसपे कि इलेक्ट्रॉन पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पे ही जाएगा, तो जो सेकंड ऑर्बिट होता है इसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नाम भी दिया जाता है। और इसी तरह जो सेकंड ऑर्बिट है उसे फिर क्या कहा जाएगा, सॉरी सेकंड नहीं, अब थर्ड ऑर्बिट आएगा ना, 1 2 3, थर्ड ऑर्बिट को क्या कहा जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैनर एक्साइटेड स्टेट वर्ड आगे चलता जाएगा, तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को सेकंड एक्साइटेड, अगर फोर्थ होता तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो ये टर्म भी यूज हो सकते हैं जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। अभी हम इसके आगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। और ये जो रिडबर्ग्स इक्वेशन है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड या कैलकुलेट दी वेव नंबर ऑफ लाइट एमिटेड, दोनों केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद दिया गया था, तो इसमें ये कोशिश की गई कि जो रदरफोर्ड की कमियां है उसमें ओवरकम हो जाए और काफी हद तक ये उसको करने में सक्सेसफुल रहे। तो बोर ने जो पहला पॉइंट था वो रदरफोर्ड मॉडल से ही लिया, जो उनका कंक्लूजन था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जहां रदरफोर्ड की कमी आई कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों नहीं घूमेगा, तो मैक्सवेल के इस ऑब्जेक्शन का आंसर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि जैसे न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस पर 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। एक तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, और दूसरा उसके ऑपोजिट स्यूडो फोर्स लगता है जो उसे काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि किसी रोड पर टर्न पर जब बाइक टर्न की जाती है तो बाइक थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाती है, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे नहीं गिरती क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है उसको स्यूडो फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं होता है, बल्कि वो एक फिक्स्ड यानी परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होंगे, कौन कौन से होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड तो इनफाइनाइट ऑर्बिट की पॉसिबिलिटी है। तो ये कहा गया कि ये परमिटेड ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट होंगे जिनमें उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π नाम के कांस्टेंट के n टाइम मल्टीपल इंटीग्रल होगा, यानी mvr = h/2π। यहाँ पे mvr इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है और n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और h/2π यानी कि ये कांस्टेंट है जो इन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर यहाँ पे लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास फॉर इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r फॉर रेडियस है उस ऑर्बिट में, ठीक। फिर जब इन्होंने इस बात को बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमेगा, तो अब बात आई उसकी एनर्जी की। तो इन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस टाइम वो ना तो एनर्जी को रिलीज करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी फिक्स होगी। फिक्स वर्ड के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, यानी इन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उतनी ही ऑर्बिट की एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस ऑर्बिट को आप 1 2 3 4 या k11 से डिनोट कर सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का चेंज कब करेगा, तो ये कहा गया कि अगर आप उस एटम को गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और वो इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होगा। एक्साइट होने के बाद वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। जब वो हायर ऑर्बिट पे जंप कर जाएगा जो कि उसका ओरिजिनल घर नहीं है, तो वहां पर वो अनस्टेबल होगा और वहां से वो फिर से अनस्टेबिलिटी की वजह से अपने घर पर रिवर्ट बैक होगा, और रिवर्ट बैक होगा तो फिर से नीचे वाले ऑर्बिट पर जंप करेगा, यानी रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल ऑर्बिट, ठीक है। और जब वो ऊपर से नीचे वाले ऑर्बिट यानी अपने ओरिजिनल ऑर्बिट, अपने ओरिजिनल घर में जंप करेगा, तो उस दौरान वो एनर्जी को एमिट करेगा लाइट के फॉर्म में, और लाइट यानी कि फोटॉन
फोटोन की फॉर्म में वो एमिट करेगा। ठीक है, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो ये कहा गया कि जिस ऑर्बिट में वो गया था, हायर ऑर्बिट E2 और जो लोअर ऑर्बिट है E1। ठीक है, जैसे सपोज फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में गया था, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका ओरिजिनल ऑर्बिट था, उसकी एनर्जी E1 है, और जो फिफ्थ ऑर्बिट था हायर ऑर्बिट, उसकी एनर्जी E2 है। तो फिफ्थ से जब फर्स्ट में वो जंप करेगा तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, E2 माइनस E1 होगा, इतनी एनर्जी को वो एमिट करेगा। ठीक है, तो ये बोर्ड के पोस्टुलेट्स है, और इन पोस्टुलेट्स के अलावा बोर्ड ने नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस दिए, एक्सप्रेशंस दिए, डेरिवेशन दिए, जिनसे ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नंबर ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो इनके फॉर्मूला मैं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन ये N1 इसका ओरिजिनल ऑर्बिट था, जंप करके ऊपर गया था, ऊपर जाके अनस्टेबल हुआ था, फिर से वो जंप बैक हुआ अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में, और उस दौरान उसने एनर्जी निकाली, ये रेड कलर की लाइन फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, E इक्वल टू ये h न्यू है, न्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो इट इज E इक्वल टू h न्यू, ये इसकी एनर्जी है। अच्छा, फिर वो फॉर्मुलेशंस हैं जो कि बोर्न मॉडल ने दिए हैं। अब हम इस पर आते हैं। चलिए, अब हम आते हैं बोर्स मॉडल के फॉर्मूलाज पर। ये जो फॉर्मूला है बोर्स मॉडल के डेरिवेशन से आते हैं, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये एनसीईआरटी 11th क्लास डील नहीं करती है। ठीक है, सीबीएसई में, इसलिए मैं डेरिवेशन आपको नहीं दे रही हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे 12th में, तो उसमें ये सिलेबस में है, और आपके डेरिवेशन भी सिलेबस में आता है। लेकिन केमिस्ट्री में जो पार्ट होता है, मैं आपको वो वाला पार्ट अभी दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हमें जस्ट फॉर्मूला पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, पहले आप टेबल याद कर लीजिए। इसमें देखिए फॉर्मूला कौन कौन से गिवन है, जिनको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। रेडियस का कैलकुलेशन है, वेलोसिटी का कैलकुलेशन है, एनर्जी का कैलकुलेशन है। ये जो एनर्जी टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी का क्या मतलब होता है, टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला हो गए, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। एनर्जी के बाद नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। इस बात का क्या मतलब है, ऊपर वाली जो एनर्जी है वो तब है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एमिटेड तब है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में माइग्रेट कर रहा है, या तो वो नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिट में जा रहा है या ऊपर से नीचे वाले ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हमेशा एनर्जी का डिफरेंस आता है, तो ये डेल्टा ई होता है। ठीक है, एनर्जी का सिंबल तो ई है, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड का सिंबल क्या होता है, डेल्टा ई होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कि ये जो एनर्जी है, कौन सी, ऊपर वाली एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आयनाइजेशन। मैं भी आपको जस्ट फॉर्मुलेशंस का हेडिंग बता रही हूँ, फिर हम इन फॉर्मूलाज पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म आपको जो याद करना है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपने बचपन से सुना है आयनाइजेशन मतलब कि एक एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन को हटा दें, ठीक है, तो उसका आयनाइजेशन हो जाता है। तो जब भी किसी एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो जो भी एनर्जी होती है अब वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी इसी एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितने राउंड्स ले लेता है, वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड का फॉर्मूला। रिडबर्ग्स इक्वेशन, ये अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इस टेबल के बाद भी। और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट में जंप करता है, या जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट के अलावा, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है पहला ऑर्बिट, है ना, तो पहले ऑर्बिट के अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी ऑर्बिट में अगर जंप करता है, तब कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे पहले रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसका जो ट्रिक है मेमोराइज करने का, क्योंकि आपको जस्ट क्रैम ही करने हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए v, ठीक है, मैं v से, वेलोसिटी से बात करती हूँ, v, और v में v इक्वल टू क्या है ये। अच्छा, एक और बात, फॉर्मूला अभी इन दो को छोड़िए, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है उन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, वो आपके न्यूमेरिकल अप्रोच के फॉर्मूलाज हैं। इनमें देखिए एक तो कुछ न्यूमरल वैल्यू गिवन है, ठीक है, न्यूमरल के बाद क्या गिवन है, वेरिएबल z बाय n गिवन है। तो आप इसको ऐसे याद करिए, v इक्वल टू, अभी न्यूमरल को हम इग्नोर मार दे तो v z n,
ये बन गया विजन, ठीक है, ये क्या बन गया विजन, VZN, ठीक है, VZN, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी से आप विजन याद हो जाएगा, और विजन में मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2.188 इंटू 10 की पावर 8, यानी जो लास्ट का नंबर है 8 इसकी पावर में लगा दीजिए तो सेंटीमीटर पर सेकंड में वैल्यू आ गई। अच्छा, अब विजन में जो ऑर्डर है Z और N का, सेम ऑर्डर स्क्वायर की फॉर्म में E के अंदर आ गया, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो E इक्वल टू जो भी न्यूमरल वैल्यू है इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, इसकी यूनिट जूल पर एटम होती है, एनर्जी की यूनिट जूल पर एटम है, ठीक है। और इसका रिवर्स ऑर्डर लेकिन थोड़े अलग मैनर में, यानी N ऊपर और Z नीचे की टर्म में मैं बात कर रही हूँ, वो रेडियस में आ जाएगा, तो N स्क्वायर बाय Z, ये इसका एक्सप्रेशन है। ये जस्ट एक ट्रिक आप मान सकते हैं माइंड में रखने के लिए, ठीक है, नो डाउट आपको ये मेमोराइज ही करने हैं। तो रेडियस होता है 0.529 इंटू N स्क्वायर बाय Z आर्मस्ट्रॉन्ग, वेलोसिटी हो गई 2.188 इंटू लास्ट डिजिट ले लो वेलोसिटी में 8 Z by N सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एनर्जी हो जाएगी माइनस में है, यहाँ पे ध्यान रखिए एनर्जी माइनस में है। देखो स्टार्टिंग के डिजिट तो सेम है 2.188 इंटू 10 की पावर, अब देखो यहाँ पे आपने लास्ट की डिजिट ली थी पावर में 8, यहाँ पे याद रखने के लिए स्टार्टिंग की 2 डिजिट ले लीजिए 18 और माइनस के साइन के साथ, तो -18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल पर एटम, इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी माइनस में है, एनर्जी माइनस में क्यों है, इस टेबल को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका रीजन देती हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद एनर्जी का ये एनर्जी टोटल एनर्जी है, और एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में माइग्रेट कर रहा है, चाहे वो नीचे से हायर ऑर्बिट में जा रहा है या ऊपर से नीचे वाले ऑर्बिट में आ रहा है, तो जो एनर्जी का चेंज होगा उसको आप कैसे याद रखेंगे। ये जो ऊपर एनर्जी की वैल्यू है ना, इसमें एनर्जी की जो ऊपर वाली वैल्यू है 2.188, माइनस का साइन नहीं लगाओ, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। ये जो ऊपर Z स्क्वायर है, ये Z स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया, और जो N स्क्वायर है वो वेरिएबल में आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन पे आने का, ये मैं आपको भी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगी मेरे इस लेक्चर के बाद, जब हम न्यूमेरिकल्स लेंगे तब मैं आपको ये बता दूंगी। फिलहाल आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी है E है ना, एक ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इसका रिलेशन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है, ये टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है या हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी का भी डायरेक्टली से रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ये वाली जो E है, अगर इसका साइन बदल देंगे, माइनस ऑफ E कर देंगे, तो ये IE बन जाता है। उसके बाद रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला V/2πr होता है। रिडबर्ग इक्वेशन हो जाएगी, रिडबर्ग इक्वेशन से बार न्यू या 1/λ कैलकुलेट करते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट R इंटू Z स्क्वायर, देखो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये सेम है, Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां भी वेरिएबल आएगा वो इसी तरह के एक्सप्रेशन आ जाएगा, Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बस इस कांस्टेंट की जगह पर क्या है, अगर R लगा दे तो ये 1/λ का एक्सप्रेशन है, और ये वैल्यू रख दे तो डेल्टा E का एक्सप्रेशन है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है तो कितनी कलर के फोटॉन्स एमिटेड होते हैं, उन कलर्स के फोटॉन्स को ही हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला आता है n(n-1/2)। यहाँ पर जो ये जो n है ये क्या है, n वो ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन को जंप होना है, ठीक है। मतलब सपोज 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी, फर्स्ट यानी 1 की वैल्यू तो यहाँ पे 1 गिवन है। लेकिन अगर सपोज 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो अब सेकंड ऑर्बिट छोटा नंबर को n1 मानिए सेकंड को, और जो बड़ा नंबर है 7 उसको n2 मानिए। तो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला आ जाएगा n2 - n1 + 1 n2 - n1/2, ठीक है। और जो इसमें यूनिट कन्वर्जेंस यूज होने हैं वो यूनिट कन्वर्जेंस यहाँ पे गिवन है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल है, माइक्रोन यानी 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल है। इन फॉर्मूलाज को आप डायरेक्टली अप्लाई करके और इस पर बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो इजीली निकल जाते हैं।